हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जर्नी रही है। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क रिकॉग्नाइज्ड हुआ था वो हुआ था ईयर 1943 में, जिसको हम बोलते हैं द जेस्टेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्थ ईयर 1956 में माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ईयर 1956 में जॉन मैककार्थी ने टर्म यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद अलग अलग ईयर में जो भी मेन कंट्रीब्यूशन हुए हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अलग अलग ईयर में डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ईयर 1969 से ईयर 1979 का जो टाइम पीरियड था उसको नॉलेज बेस्ड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हमने नॉलेज बेस्ड सिस्टम को यूज किया था इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन ईयर 1980 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स इंडस्ट्री। इन ईयर 1986 रिटर्न्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का यूज करना स्टार्ट किया था। 1987 AI अडेप्ट साइंटिफिक मेथड, जो भी साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक अप्रोच है उसको अडेप्ट करना स्टार्ट किया था इन ईयर 1987। इन ईयर 1995 इमरजेंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। यहाँ पे इमरजेंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स का मतलब है यूज ऑफ इंटरनेट। ईयर 1995 से इंटरनेट का यूज स्टार्ट हुआ। एंड 2001 इस ईयर ऑफ लार्ज डेटा सेट, जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में, जिसको हम बोलते हैं बिग डेटा, उसका यूज करना स्टार्ट हुआ। The first work that is generally recognized as artificial intelligence was done by Warren McCulloch and Walter Pitts in year 1943. इन्होंने 3 theories का यूज किया था। फर्स्ट थ्योरी जो थी वो थी बेसिक फिजियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। Second is a formal analysis of propositional logic, and third is the Turing theory of computation. Next, year 1949 में डोनाल्ड हैब ने Hebbian learning की थ्योरी दी। Hebbian learning is inspired by the biological neural weight adjustment mechanism. तो न्यूरल वेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें पहले न्यूरल नेटवर्क समझना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि हमारे ब्रेन की जो भी फंक्शनिंग होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, वो होती है ड्यू टू न्यूरॉन्स। एंड उसी फंक्शनैलिटी को जब हम आर्टिफिशियल अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि हमारे पास एक इनपुट लेयर है जो कि इनपुट रिसीव करेगी, एंड सेकेंड है हमारे पास हिडन लेयर। यहाँ पे एक से ज्यादा हिडन लेयर भी हो सकती है। एंड थर्ड हमारे पास होता है आउटपुट लेयर। तो सबसे पहले जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं वो अलग अलग वेट्स से एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम W1, W2, W3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक इनपुट कुछ ना कुछ वेट से एसोसिएटेड होगा और उसका जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है वो वहाँ पे परफॉर्म होगा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल इनपुट्स, और उससे रिलेटेड हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग होती है ये डिपेंड करती है जो भी एसोसिएटेड वेट्स है। तो इसी बारे में हैबियन लर्निंग में बताया गया था कि किस तरह से ये जो एसोसिएटेड वेट है उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं और उनके बीच में इस तरह का कनेक्शन कर सकते हैं, वेट्स एंड न्यूरॉन्स के बीच में इस तरह का हम कनेक्शन कर सकते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है वो एक प्रॉपर हमको आउटपुट दे, उसमें एरर कम से कम हो। तो इस तरह से ये जो हैबियन लर्निंग होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है कि रूल को मॉडिफाई करना एंड जो भी कनेक्शन है बिटवीन न्यूरॉन्स उनको एक स्ट्रेंथ देना। जो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क था वो बना था ईयर 1950 में, जिसको डेवलप किया था 2 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि हार्वर्ड के थे, मार्विन मिन्स्की एंड डीन एडमंड्स ने। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्थ हम ईयर 1956 में मानते हैं और इसके जो हम फादर बोलते हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है जॉन मैककार्थी, जिन्होंने सबसे पहले ईयर 1956 में डॉर्टमंड कॉन्फ्रेंस में इसको ये नाम दिया था, फर्स्ट टाइम ये नाम यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के स्टार्टिंग ईयर्स में AI को बहुत सक्सेस मिली, क्योंकि उस टाइम पे हम AI का यूज एक लिमिटेड वे से करते थे, जहाँ पे कंप्यूटर को सिर्फ एज अ कैलकुलेटर हम यूज करते थे, या ऐसा समझा जाता था कि जो कंप्यूटर है उसका काम है सिर्फ कैलकुलेशन करना।
तो जीपीएस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम टू एम्बडी द थिंकिंग ह्यूमनली अप्रोच। जीपीएस को हम बोलते हैं जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेटर से। तो स्टार्टिंग में जब एआई आया तब वहाँ पे ज़्यादा उसकी फंक्शनैलिटी नहीं थी, इसको सक्सेस मिली, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये जो सक्सेस थी वो लिमिटेड थी। आफ्टर द सक्सेस ऑफ जीपीएस, जो न्यूएल एंड सिमोन थे, उन्होंने डेवलप किया था फिजिकल सिंबल सिस्टम इन ईयर 1976। ये जो फिजिकल सिंबल सिस्टम है इसको हम फॉर्मल सिस्टम बोल सकते हैं, जो एक फिजिकल पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं सिंबल, उसके बेसिस पे काम करता है। उसके स्ट्रक्चर्स को ये मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है, जो भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिससे ये इन सिंबल्स को मैनिपुलेट करता है और एक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो न्यूएल एंड सिम्बॉल ने फिजिकल सिंबल सिस्टम दिया था। ईयर 1958 में एक मेन जिसको हम बोल सकते हैं एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी थी मैकार्थी ने, जिसको हम लिस्प बोलते हैं। ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये उस समय बहुत पॉपुलर थी और आज भी हम इसका यूज करते हैं। ये एक डोमिनेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई अगले 30 सालों तक। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था वो था मार्विन मिन्स्की का, जिन्होंने माइक्रोवर्ड्स के बारे में बताया। जो मिन्स्की थे उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया था और उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स दी थी सॉल्व करने के लिए, जो कि बेस हो उनके अलग अलग डोमेन पे और अलग अलग इंटेलिजेंट पे। मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड हो, और इसका जो डोमेन था वो लिमिटेड था। इसी लिमिटेड डोमेन को यहाँ पे माइक्रोवर्ड्स कहा जा रहा है। साइमन ने ये प्रिडिक्शन किया था कि अगले 10 सालों में ऐसा एक कंप्यूटर डेवलप करेंगे जो कि चेस चैंपियन होंगे एंड मैथमेटिकल थ्योरम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उनका ये प्रिडिक्शन अगले 40 साल में कंप्लीट हुआ था। 10 साल के प्लेस पे यहाँ पे 40 साल लगे थे ऐसा कंप्यूटर डेवलप करने के लिए जो कि चेस चैंपियन हो। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्सेस मिली, लेकिन वो सक्सेस सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टाइम पे सिर्फ एक लिमिटेड एरिया पे वर्क कर रहा था। तो जब उसके बाद इसके एरिया को इंक्रीज किया गया तब हमने देखा कि बहुत सारे सिस्टम जो है वो फेल हो गए और उसमें रिक्वायर्ड सक्सेस नहीं मिली। तो उनके फेलियर के अलग अलग रीजन हुए। उसमें से फर्स्ट रीजन था मोस्ट अर्ली प्रोग्राम्स न्यू नथिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में नहीं पता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस को अगर हमें ट्रांसलेट करना हो तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए उस सेंटेंस की, तभी हम उसमें एम्बिग्यूटी को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो भी ट्रांसलेशन सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो थी इनट्रेसिबिलिटी ऑफ मैनी ऑफ द प्रोग्राम दैट एआई वाज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व। तो इनिशियली जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स रहते थे और लिमिटेड नंबर ऑफ सीक्वेंस रहते थे जो हम जिसको हम माइक्रो वर्ड्स बोलते हैं। तो उसमें क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते थे इसीलिए जो पॉसिबल एक्शंस हैं एंड पॉसिबल आउटकम्स हैं वो भी कम रहते थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको आगे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या फिर ज़्यादा सीक्वेंस के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमें फेलियर मिला। नेक्स्ट होता है फंडामेंटल लिमिटेशन। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें आई थी, थर्ड डिफिकल्टी जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड डिफिकल्टी थी बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल लिमिटेशन ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर बीइंग यूज्ड टू जनरेट इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो जो भी बेसिक स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे थे उसमें यहाँ पे हमको फेलियर मिला था। नॉलेज बेस्ड सिस्टम का हम यूज करते हैं ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में, लर्निंग में एंड अदर एक्टिविटीज में। यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि इसमें जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो उस गिवन फील्ड से रिलेटेड होगी। वो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है उसको ये कंटेन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं। तो डेंड्रल जो था वो फर्स्ट प्रोग्राम हम इसको बोल सकते हैं जो कि एक एक्सपर्ट सिस्टम था। डेंड्रल को हम फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो डेवलप्ड हुआ था स्टैनफोर्ड में, जिसका प्राइमरी एम जो था वो था टू स्टडी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी इन साइंस फॉर ए स्पेसिफिक टास्क इन साइंस वाज चूजन। तो जो भी इसकी स्पेसिफिक फील्ड थी वो थी केमिस्ट्री, जहाँ पे हमने
इसका यूज किया था आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज हुआ, बाय एनालाइजिंग देयर मास स्पेक्ट्रा एंड यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एंड जो भी मास स्पेक्ट्रा है उस नॉलेज का यूज करके हमने यहाँ पे अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई किया। सेकेंड जो एक्सपर्ट सिस्टम था वो था माइसिन। The next major effort was in the area of medical diagnosis, जहाँ पे हमने माइसिन को यूज किया, एंड माइसिन का जो यूज किया गया वो किया गया डायग्नोसिस के लिए ब्लड इन्फेक्शन, जो भी ब्लड इन्फेक्शन डायग्नोसिस है उसके लिए हमने माइसिन का यूज किया। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट सिस्टम है जिसको हम नॉलेज बेस्ड सिस्टम बोल सकते हैं, इनका यूज सबसे पहले हुआ था इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ईयर 1980 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस becomes an industry. The first successful commercial expert system R1 began operation at the Digital Equipment Corporation. In 1981, the Japanese announced the fifth generation project, a 10-year plan to build intelligent computers running Prolog. एंड अगर हम देखें तो ओवरऑल AI इंडस्ट्री बिकम्स बूम्ड फ्रॉम अ फ्यू $million in 1980 to billions of dollars in 1988, including hundreds of companies building expert system, vision system and robots. नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो कि स्टार्ट हुआ था ईयर 1986 से। जो स्टार्टिंग में हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा था वो स्टार्ट हुआ था ईयर 1969 से, लेकिन उसके बाद जो इसका रिटर्न हुआ वो हुआ 1986 से। रिटर्न का मतलब है कि इसका दोबारा से इसमें जो भी चेंजेस किए गए और इसका यूज किया गया वो 1986 से किया गया। In the mid 1980s, 4 different groups reinvented the backpropagation learning algorithm. Backpropagation is the essence of neural net training. It is the method of fine-tuning the weights of a neural net based on the error rate obtained in the previous iteration. तो जैसे हमने न्यूरल नेटवर्क में देखा कि हर एक जो भी इनपुट लेयर है उससे कुछ ना कुछ वेट एसोसिएटेड होता है और उस वेट को हम चेंज करते हैं अगर हमें प्रॉपर आउटपुट ना मिले। तो यहाँ पे यही बात उसी की बात हो रही है कि किस तरह से हम नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। ईयर 1987 से AI ने साइंटिफिक अप्रोच या हम बोल सकते हैं साइंटिफिक मेथड को अडेप्ट किया था। फर्स्ट जो मॉडल था वो था हिडन मार्को मॉडल, जो बेस्ड था रिगरस मैथमेटिकल थ्योरी पे। जो हिडन मार्को मॉडल जिसको हम बोल रहे हैं इज अ सिंपल वे टू मॉडल सिक्वेंशियल डेटा। सिक्वेंशियल डेटा को यहाँ पे हम मॉडल करते हैं और ये जो डेटा होता है ये हिडन होता है। हिडन का मतलब होता है कि डेटा जो है वो अननोन है। सेकेंड जो मॉडल है वो है बेसियन नेटवर्क, जो बेस्ड है एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन एंड रिगरस रीजनिंग विद अनसर्टेन नॉलेज पे। दिस अप्रोच अलाउ फॉर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इट कंबाइंस द बेस्ट ऑफ क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेट। तो यहाँ पे जो अप्रोच है वो हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे नॉलेज होती है वो अनसर्टेन होती है। द इमर्जेंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, ईयर 1995 से लेके अब तक का जो टाइम है उसमें हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और अलग अलग इंटरनेट टूल्स जैसे कि सर्च इंजन्स या फिर वेबसाइट का हम यूज करते हैं। इसके बाद का जो टाइम आया है वो है लार्ज डेटा सेट्स। सबसे पहले जब हमने AI की अगर हम हिस्ट्री देखें 60 इयर्स पहले की अगर हम बात करें तो जो हमारा मेन एम्फेसिस होता था, जो हमारी प्रायोरिटी होती थी वो होती थी एल्गोरिदम के ऊपर कि हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा हो। लेकिन जो रिसेंट वर्क है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेटा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस लार्ज डेटा सेट्स को अभी हम बिग डेटा बोल सकते हैं। ईयर 2007 में हेस एंड एफ्रोस ने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, फिलिंग इन होल्स इन अ फोटोग्राफ। इन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई एल्गोरिदम इस तरह का है और हमारे पास अगर 10,000 फोटोज का कलेक्शन है तो हमारा एल्गोरिदम उस केस में अच्छे से वर्क नहीं करेगा। हमारा वर्क यहाँ पे है फिलिंग इन होल्स इन अ फोटोग्राफ और हमारे पास फोटोज का कलेक्शन सिर्फ 10,000 है। तो जो भी हमारा एल्गोरिदम है वो इधर पे अच्छे से वर्क नहीं करेगा, उसका परफॉर्मेंस पुअर रहेगा। लेकिन अगर हम 10,000 फोटोज के प्लेस में
उसको रिप्लेस करते हैं मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ से, जहाँ पे 2 मिलियंस फोटोज की इन्होंने बात की है। तो 10,000 के प्लेस पे अगर हम 2 मिलियंस फोटो को यूज करते हैं तो जो भी हमारा एल्गोरिदम है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करेगा। मीन्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम आज की बात देखें तो आज हमारे पास डेटा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम बिग डेटा बोलते हैं, और इसी बिग डेटा का यूज हम 2001 से लेके अब तक कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे।